नमस्कार दोस्तों, आपका इस विशेष अंक में स्वागत है। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये पहली क्लास है, जिसमें हम बेसिक सब परिचय देखेंगे। राज्य व्यवस्था होता क्या है, संविधान से राज्य व्यवस्था किस प्रकार अलग है, संविधानवाद किसे कहते हैं, सरकार क्या होता है, शासन क्या होता है, राज्य किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, इन सब शब्दों को हम समझेंगे और भारतीय संविधान का एक ओवरव्यू लेंगे और यह भी देखेंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इसको भी जानेंगे कि संविधान निर्माण की आवश्यकता क्या है, उसका आशय क्या है। तो ये हमारी पहली क्लास आने वाली सभी क्लासेस के बेस का काम करेगी, जिसमें हम परिचय देखेंगे और किसी को भी जानने के लिए उसका परिचय जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो आज हम इसी को जानेंगे। आप जानते हैं कि हर एक विषय की अपनी एक भाषा होती है। जैसे मैथमेटिक्स की अपनी एक भाषा है, सोशियोलॉजी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, इन सब की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का भी अपना एक भाषा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में स्टेट है। तो स्टेट जैसे आप जानते हैं कि देश होता है, देश एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को दर्शाता है, एक भौगोलिक एरिया को दिखाता है देश। वहीं राज्य क्या है, राज्य सॉवरेंटी का एक परिचायक है, ये सॉवरेंटी को दर्शाता है। तो हम राज्य व्यवस्था को समझने से पहले स्टेट को ही समझते हैं, क्योंकि जो पॉलिटी होती है, जो राज्य व्यवस्था होती है, वो किसी स्टेट के अंतर्गत ही काम करती है। ठीक है, तो स्टेट को हम समझ लेंगे, फिर हम जो है पॉलिटी को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, इन सब शब्दों को समझेंगे। ओके, राज्य क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में राज्य का मतलब एक देश ही है जो सॉवरेंटी का एक परिचायक है। राज्य हम किसे कहेंगे, राज्य कहने के लिए 4 एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। इन 4 एलिमेंट्स अगर ना हो कोई भी, तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते फिर। यानी कि राज्य के पास अपनी एक टेरिटरी होती है, भूभाग होता है, और उस भूभाग पर पॉपुलेशन निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, लोग रहते हैं, और लोगों में लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अव्यवस्था न फैले, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की एक सॉवरेंटी होती है, तो हम उसे स्टेट कहते हैं। अब टेरिटरी, भूभाग, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट को मोटे तौर पर आप जानते हैं। सॉवरेंटी को आपको नया शब्द लग रहा होगा, ये आप जानते होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो आप इसे पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम अगर स्टेट को कवर कर रहे हैं तो हम इसे थोड़ा सा बताएंगे। अगर आपको सॉवरेंटी पर सेपरेट वीडियो देखनी हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। सॉवरेंटी क्या होता है, सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने नागरिकों को कोई भी आदेश निर्देश दे सकता है, और बाह्य रूप से वह किसी भी दूसरे स्टेट यानी कि देश के साथ संबंध बनाने में स्वतंत्र होता है। तो वो क्या होती है, सॉवरेंटी होती है। और आप जानते हैं कि स्टेट एक अमूर्त धारणा है। भाई, स्टेट से आप मिले तो नहीं होंगे कभी कि ये स्टेट साहब जा रहे हैं, इनसे हाथ मिला लीजिए, ऐसा नहीं है। स्टेट एक अमूर्त धारणा है। राज्य का मूर्त रूप सरकार होती है।
इसलिए स्टेट की सॉवरेनिटी का प्रयोग कौन करता है? सरकार करती है। अर्थात सरकार को आंतरिक रूप से अपने नागरिकों को कोई भी आदेश निर्देश देता है, लॉ बनाता है। और बाहर यानी कि अगर इंडिया है स्टेट, तो वो यूएसए या रसिया से किस प्रकार संबंध बनाएगा वो इंडिया पर डिपेंड है, क्योंकि वो सॉवरेन स्टेट है, कोई उसे आदेश निर्देश नहीं दे सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले हमारा जो देश था, जो स्टेट था, वो सॉवरेन नहीं था, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी का प्रयोग कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। हम संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, जब हम संविधान कहते हैं तो संविधान का मतलब यह होता है कि एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज या नियम। भाई संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी होता है। ठीक है, तो लिखित फॉर्म में वो दस्तावेज के रूप में हो सकता है, और अलिखित जब होगा तो वो एक नियम, प्रथा या फिर एक रूल के फॉर्म में हो सकता है। उसी के आधार पर किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, तो हम उसे संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज या नियम है जिसके आधार पर किसी देश के शासन व्यवस्था को, गवर्नमेंट को संचालित किया जाता है। ओके, जबकि राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था में लिखित नियम, कायदा, कानून तो होता ही है, लेकिन और भी चीज़ें इसमें होती हैं। राज्य व्यवस्था को कई नामों से जाना जाता है। एक तो पॉलिटी है, दूसरा इंडियन डेमोक्रेसी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और तीसरा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये तीन शब्द अगर आपके समक्ष आए तो इसका मतलब पॉलिटी ही है, आप इसको याद रखिएगा। तो पॉलिटी में क्या होता है? इसमें लिखित नियम ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ सरकार, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सब भी आ जाते हैं। क्यों आते हैं? अब देखिए, ये जो नियम, ये रूल्स, जो लिखित दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, वो किसी स्टेट के लिए किए जाते हैं। भाई हमारा राज्य किस प्रकार संचालित होगा, उसके लिए हम एक नियम बनाएंगे। जब राज्य होगा तो राज्य किससे मिलकर बना होता है? आप जानते हैं, एक व्यक्ति मिलकर एक परिवार बनाता है, और परिवार से समाज, और समाज से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। और किसी भी राज्य में कई सारे समाज हो सकते हैं, कई सारे परिवार हो सकते हैं, और कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। इस प्रकार समाज क्या है? समाज एक संबंधों का जाल है, इसमें कई सारे रिलेशन होते हैं। और राज्य क्या है? इस समाज का विस्तृत रूप ही राज्य है, जिसमें कई सारे समाज होते हैं। भाई जैसे हम भारतीय राज्य की बात करें, मतलब राजनीति शास्त्र की भाषा में, तो इसके अंतर्गत भाई एक हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, ईसाई हैं, यहूदी हैं। ये सब क्या हैं? अलग अलग कम्युनिटी हैं। अब इन अलग अलग जो कम्युनिटी हैं, इन सब के अलग अलग क्या होंगे? नियम होंगे, रूल्स होंगे, प्रथाएं होंगी, परंपराएं होंगी। इनके जो सामाजिक परंपराएं होंगी, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अलग, जैसे हिंदू समाज की अलग अपनी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, मुस्लिम समाज की अलग मान्यताएं, परंपराएं हैं, उसी तरह और भी जितने कम्युनिटी हैं उन सब का अलग अलग है। तो जो सरकार जो काम करेगी राज्य में, वो सरकार किन किन तत्वों से प्रभावित हो सकती है? क्योंकि सरकार में जो व्यक्ति जाएगा, जो सरकार में बैठेगा, वो भी तो इसी समाज का पार्ट होगा। भाई जितने भी हमारे समाज हैं, इनमें इसी समाज में ही तो कोई व्यक्ति जाकर स्टेज पे बैठेगा, और वहाँ बैठकर वो नियम, कायदे, कानून, पार्लियामेंट में जाकर नियम, कायदा, कानून बनाएगा। तो वो किन किन तत्वों से प्रभावित होता है, या फिर ये जो लोग हैं समाज के, ये कौन से तत्वों से प्रभावित होते हैं? इन सब का अध्ययन हम पॉलिटी के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं समाज, तो समाज का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स उभर कर आते हैं, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का गेम चलने लगता है, पहचान की राजनीति। और आप जानते हैं कि
भारत में पहचान की राजनीति 3 बिंदुओं पर की जाती है। एक तो जाति है, धर्म है, फिर भाषा है। इन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान किया जाता है। अब जब सरकार वोट लेने आएगी या फिर कोई पॉलिटिकल सरकार नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी, वो अगर समाज में जाएगी, लोगों से वोट मांगेगी, तो ये देखेगी कि यार समाज में जो व्यक्ति हैं वो किन किन तत्वों से प्रभावित होते हैं। तो वहाँ आपको वोटिंग बिहेवियर देखना होगा, मतदान व्यवहार देखना होगा कि भाई हम किस प्रकार क्या करें कि जो मतदाता हैं प्रभावित होकर हमें वोट दे देंगे। इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। इसलिए पॉलिटी के अंतर्गत हम मतदान व्यवहार को भी पढ़ते हैं, उसके भी स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट को पढ़ते ही हैं, समाज है, अर्थव्यवस्था। आप जानते हैं कि स्टेट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब पैसे कैसे लेता है? तो बजट जो बनता है एक स्टेट के लिए वो कैसे बनता है, टैक्सेशन का क्या प्रावधान है, इन सब तत्वों का भी अध्ययन हम पॉलिटी के अध्ययन अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम करते हैं, और कई सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं आप जानते हैं। तो बहुत इसका क्लासेस तो अलग होंगी ही, तो बहुत ज़्यादा हम बताने वाले नहीं हैं इसको। जैसे स्टूडेंट की प्रेशर ग्रुप्स होती हैं, वकीलों की, व्यवसायियों की, शिक्षकों की, या किसानों का, मज़दूरों का, इन सब का अपना एक दबाव समूह होता है जो सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है, तो इन सब तत्वों का भी हम अध्ययन किसमें करते हैं? पॉलिटी के अंतर्गत। जबकि संविधान एक नियम दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है या अलिखित नियम है, बस इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती। जबकि पॉलिटी के अंतर्गत ये हम सब भी ये भी पढ़ते हैं। ओके, अब दूसरी बात, जो राज्य व्यवस्था का विचार है वो अत्यंत जो है जीवंत है और गतिशील है, बहुत डायनेमिक है। क्योंकि मनुष्य, मानव प्रकृति बहुत गतिशील है, मनुष्य कुछ नित्य नवीन परिवर्तन करता जाता है, इसलिए राज्य व्यवस्था भी डायनेमिक होता जा रहा है और बहुत डायनेमिक है भी। राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ जब राजनीतिक व्यवस्था कह रहे हैं तो ये इंडियन पॉलिटी ही है। व्यवस्था क्या होती है अभी हम समझेंगे, सिस्टम एक प्रकार से कहते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन समग्र अध्ययन है। जब हम पॉलिटी का अध्ययन करते हैं तो उस राज्य के समस्त नियम, कायदे, कानून, वहाँ जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं सबका अध्ययन करते हैं। क्योंकि सरकार और संविधान का संबंध समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक दल से होता है, तो आप ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और जब प्रशासन में भ्रष्टाचार आता है तो उसमें जब भ्रष्टाचार का कारण बनता है ये भी होता है। भाई भतीजावाद के कॉन्सेप्ट इसी से निकल कर आता है कि हमारे समाज का व्यक्ति है, हमारे बिरादरी का है या हमारे धर्म का है, इस तरह की बात करते हैं। अब हम इंडियन डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी शब्द डीमास और क्रेसियस से मिलकर बने हैं, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। तो डीमास का मतलब क्या होता है? जनता, अर्थात भारत की जनता, और ये प्रभावित होती है समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक दल से। ओके, और क्रेसिया का मतलब एक तंत्र है या एक व्यवस्था है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब क्या हैं? ये एक तंत्र हैं। ये तंत्र काम करते हैं गवर्नमेंट में सहयोग करने के लिए, उसको चलाने के लिए। ठीक है, मतलब ये यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, और ये तो शासन के अंग हैं ही, आप जानते हैं। अभी इसका हम विस्तृत से बताएंगे। जब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कई एलिमेंट्स हैं, उनका समूह होता है। जैसे हम जब राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं या आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो सब के जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़ा अलग अलग होते हैं। जैसे जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में परिवार है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, धर्म हैं, ये सब क्या हैं? ये कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। इन सब तत्वों के मेल से एक सिस्टम बनता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। उसी प्रकार जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या है? सरकार है, सरकार के कई सारे अंग हैं, राजनीतिक दल हैं,
प्रेशर ग्रुप्स हैं, या फिर इसमें हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है और यूपीएससी है, ये सब क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। इन सब के मेल से ही जो बनता है उसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है? राजनीतिक दल प्लस अर्थव्यवस्था पर समाज का प्लस समाज का मेल होता है। तो जब हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं भाई, इसमें ये सब तो होते हैं, समाज के जो मतदान व्यवहार है, जो बजट का कॉन्सेप्ट है, इन सब का अध्ययन भी हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। ओके, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये अंतःक्रिया करते हैं अपने में, और इनकी एक सीमा भी होती है। अंतःक्रिया कैसे करते हैं? जैसे ये हो गया हमारा समाज। अब ये समाज क्या करते हैं, और ये हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक यानी कि एक रूल्स है, संविधान है मान लो। तो संविधान में जो नियम कायदे कानून बनेंगे वो इसके तहत ही बनेंगे। समाज में पच जाए वो बात, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ये समाज में जो भी गतिविधियाँ होंगी इसके अकॉर्डिंग ही होंगी। इसके अगेंस्ट जाएंगी तो समाज के लोगों को दंडित किया जा सकता है। इसलिए ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं एक दूसरे में। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं प्रभावित एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से करते हैं, आप जान सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको संविधान और राज्य व्यवस्था का बेसिक सा मतलब समझ में आया होगा। अब हम संविधान और संविधानवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं। तो संविधान क्या होता है? संविधान विश्व के प्रत्येक देश में है। संविधान क्या है? एक नियम है, रूल है, जिसके आधार पर हम अपने राज्य को चलाते हैं। जबकि संविधानवाद विश्व के कुछ ही देशों में है। संविधान क्या है? किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है। ठीक है, जबकि संविधानवाद है वो संविधान के साथ शासन क्या हो, लोकतांत्रिक हो, तो वो संविधानवाद होगा। अर्थात जैसे संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, ये बात ठीक है। जो संविधान के साथ अगर शासन लोकतांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो, तो उसे हम संविधानवाद कहते हैं। ओके, यानी कि संविधान भी है यहाँ, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है। जबकि यहाँ संविधान है लेकिन शासन गैर लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, राजतंत्री है, तो हम इसे संविधानवाद नहीं कहेंगे। संविधान हो सकता है लेकिन सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है इसमें। यानी कि संविधान होगा लेकिन संविधान तो होगा, नियम कायदे कानून होंगे, लेकिन जो सुप्रीमेसी होगी वो किसी शासक की हो सकती है। लेकिन संविधानवाद में संविधान ही सर्वोच्च विधि होता है। संविधान के साथ भी शासन असीमित और निरंकुश हो सकता है। यानी कि भाई रूल्स हैं, कोई शासक तानाशाही है तो वो निरंकुश होगा, वो असीमित होगा, किसी को कोई भी प्रताड़ना देगा, आदेश निर्देश देगा। जबकि संविधानवाद में जो शासन होता है वो सीमित होता है। अभी इसको समझेंगे सीमित कैसे होता है। जो शासन सीमित होगा वो होगा जनता से, जनता के अधिकार से, स्वतंत्रता से। वो सीमित होगा विधि से, रूल ऑफ लॉ से। इन सब से सीमित होती है शासन। संविधान के साथ नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार अनुपस्थित हो सकता है संविधान में, जबकि संविधानवाद नागरिकों के स्वतंत्रता एवं जो अधिकार होते हैं उसको सर्वोच्च महत्व दिया जाता है संविधानवाद में। संविधान में विधि संभव है, संभव मतलब हो सकती है कि हो सके विधि हो, जरूरी नहीं कि वहाँ विधि हो। लेकिन संविधानवाद में विधि का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंट था इन दोनों के बीच में। अब हम देखते हैं सरकार क्या होती है और शासन क्या होता है। अब कभी कभी हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में कर देते हैं, लेकिन यहाँ इसको समझना ज़रूरी है। सरकार किसे कहते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके संगठन को हम सरकार कह सकते हैं। यानी कि जो कानून बनाए उसे लागू करे
और उसकी व्याख्या भी करें तो हम उसे सरकार कहते हैं। शासन क्या होता है? इसमें सरकार तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा व्यावसायिक संगठन और बाज़ार को भी शामिल कर लिया जाता है। नागरिक समाज को भी शामिल किया जाता है, जैसे एनजीओ हो गया, छात्र हो गए, मीडिया हो गया, फिल्मों के लोग हो गए। ये सब क्या हैं? शासन के लोग हैं, और ये नागरिक समाज के लोग हैं जिनको हम शासन में शामिल करते हैं। समाज का दूसरा नाम ही नागरिक समाज है। भाई सरकार में एक लिमिट है कि भाई वो कानून बनाएगी, लागू करेगी, व्याख्या करेगी, लेकिन जब शासन की बात होगी तो इनमें ये सारे चीज़ भी हैं। भाई इसमें एनजीओ भी हैं, छात्र भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, फिल्मों के लोग भी हैं, ये सभी लोग भी इसमें होते हैं। ठीक है, अब हम राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो राज्य क्या है? एक वैधानिक विचार है, जबकि राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक विचार है। राज्य एक भौगोलिक विचार है जो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, जबकि राष्ट्र एक भावात्मक विचार है। राज्य निर्माण की जो कॉन्सेप्ट होता है प्रशासनिक एकता होता है, सेना होती है और पुलिस निर्माण होता है राज्य का। लेकिन राष्ट्र क्या होता है? नागरिकों की सर्वोच्च निष्ठा होती है, अर्थात किसी विशेष भाषा, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, रक्त संबंध के आधार पर मनोवैज्ञानिक एकता ही क्या है? राष्ट्र है। अर्थात जो नागरिक होते हैं उनकी निष्ठा, जो सुप्रीम निष्ठा होगी, वो किसी भाषा को लेकर हो सकती है, किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी नस्ल, रंग, रक्त संबंध को लेकर। जैसे हम एग्जाम्पल लें हिटलर का, तो हिटलर ने जो एक राष्ट्रवाद का नारा दिया तो उसने नस्ल के आधार पर दिया, क्योंकि नाजी जो एक नस्ल थी उसमें उसने कहा कि इसे तो ईश्वर ने विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की है, विशेष प्रकार से बनाया है। आप उनको देखेंगे जो नाजी नस्ल के लोग होते हैं उनकी आंखें नीली नीली होती हैं और वो लंबे होते हैं, गोरे होते हैं। तो उसी के बेस पर हिटलर बोलता था कि हमें तो ईश्वर ने विशेष प्रकार की बनाया है, और क्योंकि हमें विशेष प्रकार से बनाया इसलिए हम जो अन्य नागरिक हैं उन पर शासन करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें विशेष प्रकार का बनाया है। तो उसने नस्ल के आधार पर एक राष्ट्रवाद का आह्वान किया, और वो एक शुमार तानाशाह है, बेशुमार तानाशाह। आप जानते हैं हम किसी भाषा के नाम पर या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जैसे कुछ लोग हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रवाद है, ये सब क्या है? धर्म के आधार पर है। लेकिन राज्य का कॉन्सेप्ट जो है वो इन सब तत्वों से है। पर राज्य किससे बनता है भाई? एक सरकार होती है, सरकार कहाँ काम करेगी? जनता के लिए। जनता आसमान में तो टंगेगी नहीं, वो भूभाग पर रहेगी, और सरकार के पास अपनी एक सॉवरेंटी होगी। बिना सॉवरेंटी के सरकार कैसे काम करेगी? तो राज्य क्या है? एक वैधानिक विचार, एक लीगल आपका आइडिया है, जबकि राष्ट्र एक साइकोलॉजिकल आइडिया है। तो ये बहुत ही बेसिक से डिफरेंट रहा इसके बीच में। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि संविधान निर्माण की आवश्यकता क्या है। हम क्यों संविधान को बनाए भाई? क्या आवश्यकता है संविधान की, इसको हम समझेंगे। संविधान क्यों बनाया जाता है? पहली बात तो यह है कि विधि की शासन स्थापित करने के लिए, अर्थात विधि की सर्वोच्चता होगी, सरकार की नहीं। इसके लिए हम संविधान बनाते हैं। अच्छा, तो हम विधि का शासन हम क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि जब विधि का शासन होगा, अर्थात वो किसी व्यक्ति का शासन है, इसके अपोजिट में देखिए, जब विधि का शासन होगा तो किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में अगर व्यक्ति का शासन होता है तो वहाँ नागरिकों को बहुत अच्छी स्वतंत्रता या अधिकार नहीं मिल पाते, जबकि विधि का शासन होगा तो वहाँ नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, उनको स्वतंत्रता दी जाती है कई सारे। तो बेसिक से डिफरेंट ये है। और सरकार की इसमें सर्वोच्चता नहीं होती, सरकार काम करती है लॉ के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत ही रहकर सरकार काम करेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। जबकि जो व्यक्ति का शासन होता है वो असीमित हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, तानाशाही या गैर लोकतांत्रिक व्यवहार कर सकता है वो। जबकि जो सीमित सरकार होगी तो सरकार सीमित किससे होगी? विधि से सीमित होगी।
क्योंकि अगर सरकार की शक्तियाँ सीमित होगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। और जब किसी भी नागरिक को स्वतंत्रता मिल रहा है, अधिकार मिलेगा, तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। और आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो अपने जीवन को अच्छा बनाना होता है, और जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, अधिकार चाहिए, जो हमें रूल ऑफ लॉ में ही मिल पाता है, किसी व्यक्ति के शासन में नहीं मिल पाता। आप इसको ध्यान में रखिए। यहाँ क्या होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति डिवाइड होती है, और एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। शासन एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होता, कई सारे जगहों पर बटा हुआ होता है। जबकि यहाँ क्या है, यानी कि जो गैर लोकतांत्रिक कोई शासन है या तानाशाही शासन है, तो वहाँ शक्ति का केंद्रीकरण होता है, और वो शक्ति का केंद्रीकरण किसी व्यक्ति विशेष में होता है, जो अपने आप को सुप्रीम मानता है, और कोई भी आदेश निर्देश देता है वो किसी विधि से बंधा नहीं होता। आप इसे याद रखिए। ओके, अब हम संविधान क्या होता है इसको देख लेते हैं। संविधान का अभिप्राय है, संविधान क्या होता है इसका अभिप्राय हम पहले देख चुके हैं। हम भारतीय संविधान के रेफरेंस में इसे देख रहे हैं। संविधान भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि है, जिसे संवैधानिक कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये शब्द है इसे याद रखिए, क्योंकि अभी संवैधानिक है, सांविधिक है, गैर संवैधानिक है, इन सब शब्द आते हैं ना, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसे आप याद रखिए। जो सुप्रीम विधि है, लॉ है, वो क्या है, संविधान है, जिसे हम संवैधानिक कहते हैं, इसे आप याद रखिए। और सर्वोच्च विधि में क्या है, 22 भाग हैं, यानी कि जो सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान है उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और कुछ परिशिष्ट हैं। अनुच्छेद ये मूल रूप से हैं और ये भी मूल रूप से, अब अमेंडमेंट्स करके बढ़ाया गया है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, सुप्रीम जो विधि है वो संविधान है, और इस सुप्रीम विधि यानी कि ये सुप्रीम जो विधि है, इसके नीचे की विधि जो होती है वो संसदीय विधि होती है, जिसे हम सांविधिक कहते हैं। सांविधिक यानी कि जो संसद द्वारा बनाई गई है। ओके, संसद विधि का जो निर्माण करती है वो संविधान के अंतर्गत ही करती है, लेकिन सबसे सुप्रीम विधि संविधान है, और उसके नीचे की विधि संसदीय विधि है, जिसे सांविधिक कहते हैं। जैसे RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है। जैसे पूर्व संवैधानिक विधि है IPC, ये सब क्या है, एक संसदीय विधि है, एक सांविधिक विधि है। ओके, अब सांविधिक विधि के नीचे का जो विधि होती है उसे हम संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। कार्यपालिका द्वारा निर्मित कोई विधि, जैसे मंत्रिमंडल कुछ बना दे, जैसे नीति आयोग, ये क्या है, ये एक संविधानेतर विधि है। ठीक है, तो ये हायरार्की बनता है, जैसे सर्वोच्च विधि है उसके नीचे के सांविधिक, फिर संविधानेतर है, ऐसे करके एक इसके हायरार्की बनता है, इसे आप याद रखिए। इस सर्वोच्च विधि में यानी कि संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को उल्लेख है। कैसे, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप जानते हैं कि जो भारत में सरकार काम करती है 3 लेवल पर काम करती है। एक तो वो सेंट्रल लेवल पे है, दूसरा एक सेंट्रल पे हो गया, दूसरा वो स्टेट पे हो गया, तीसरा वो स्थानीय लेवल पे हो गया। ओके, तो सेंट्रल में क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में आप क्या देखेंगे, संसद को देखेंगे। कार्यपालिका में आप मंत्रिमंडल को देखेंगे, मंत्रिपरिषद देखेंगे। और कार्यपालिका के भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे ये सेंट्रल हो गया, ये 3 इसके अंग हो गए सरकार के। ठीक है, तो ये विधायिका में आप संसद पार्लियामेंट को देखेंगे। कार्यपालिका में 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई और एक राजनैतिक। राजनैतिक में जो मंत्रिमंडल आते हैं, जो मंत्रिपरिषद आती है वो होते हैं, और जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं जो अस्थाई होते हैं। और एक गैर राजनीतिक है जिसे अस्थाई कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो सचिवालय हैं, सचिव हैं,
या क्लर्क हैं या क्लर्कियर स्टाफ हैं, ये सब क्या है, गैर लोकतांत्रिक, सॉरी वेरी सॉरी, गैर जो है राजनैतिक जो है कार्यपालिका है। ओके, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है। ओके, जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ भी राज्य विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके मुख्यमंत्री है, उसकी अपनी एक परिषद है और हाई कोर्ट है। ओके, जब लोकल लेवल हम देखते हैं तो वहाँ आप जानते हैं कि शहरी ग्रामीण में बटा हुआ है। शहरी में नगर पालिका होती है, इसमें पंचायतें होती हैं ग्रामीण में, और जो यहाँ न्यायपालिका है अधीनस्थ वो जनपद न्यायालय होता है। इन सब को हम समझेंगे। ठीक है, संविधान के अंगों की शक्तियों पर भी प्रतिबंध किया गया है। भाई बैलेंस बहुत अच्छे से बनाया गया है, जब इसको हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे इसे। संविधान का आत्मा, दर्शन या आदर्श क्या है? प्रस्तावना है, मूलाधिकार, निर्देशक तत्व है। ये सब क्या है? संविधान की आत्मा है या दर्शन है या आदर्श है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख है इस सर्वोच्च विधि में, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी हो गया। ठीक है, इन सब का उल्लेख है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना ये देख लेते हैं इसको। हमने आपको पहले बताया कि जो राज्य होता है उसमें 4 एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट के बेस पर ही हम राज्य को समझते हैं। तो जो टेरिटरी है, जो टेरिटरी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ लेंगे, जो संविधान के भाग 1 में वर्णित है। जब पॉपुलेशन की बात आएगी तो हम नागरिकता को पढ़ेंगे, यानी कि सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, जो भाग 2 के अंतर्गत है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि इन नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिन्हें हम 4 यानी कि भाग 4 के ए में देखेंगे। ओके, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अभी इसका डिस्क्रिप्शन हमने इसके पहले दिया है तो आप समझ सकते हैं। जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो इसमें हम प्रस्तावना को देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे। ठीक है, जो मूल अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत है। ठीक है, और जो हमारा पोर्शन बच जाएगा उसको हम अलग से कवर कर लेंगे। इस प्रकार हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियोस में हम हमारी क्लासेस अब कुछ लंबी जाएंगी, क्योंकि ये परिचय था तो बेसिक्स हमने दे दिया है। अब जो क्लासेस हमारी होंगी वो थोड़ा लंबी जा सकती हैं। तो थैंक यू, और आप शेयर कर दीजिएगा, आप करते नहीं हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा शेयर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।